हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और 3 मार्च शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस देख लेते हैं जो भी अवेलेबल हो पाए हैं। कौन सी पर्वत पर सबसे अधिक वर्षा होती है बच्चे? पूर्वी खासी पहाड़ियों पर होती है। और कहाँ? मौसिन राम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। क्लियर? ये एक गाँव है। क्लियर? याद रहेगा। चलो देखो, आगे चलते हैं। अच्छा, रीज़न क्या है? रीज़न और सुनो। जो हमारी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो इसमें फंस जाती है और यही यहाँ पर क्या होता है, बादल अटक जाता है और भारी वर्षा का कारण इसी वजह से हो जाता है। ठीक है, चलो आगे। एलपीजी का फुल फॉर्म पूछा गया था आपसे, बट इकोनॉमिक्स में पूछा गया था। तो लाइबराइजेशन और प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, मतलब कि लाइबराइजेशन का मतलब हो जाएगा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण हो जाता है हमारा रीज़न। फुल फॉर्म। गुप्त काल में चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? गुप्त काल में बच्चे जो चांदी के सिक्के होते थे वो रूपक कहलाते थे। यहाँ तक क्लियर है? गुप्त काल के बारे में कल हमने आपको बात की थी। वहाँ की जो सिक्का प्रणाली थी बहुत ही ज़्यादा परिष्कृत थी। यहाँ पर सोने और चांदी के सिक्कों का इस्तेमाल किया जाता था, बताया था ना। और सोने के सिक्के अगर आपसे आ जाएं तो क्या हो जाएगा? उनको दिनार बोला जाता था। चांदी के सिक्के आपके रूपक हो गए, सोने के सिक्के आपके क्या हो गए? दिनार हो गए। हो जाएगा। गुप्त वंश के बारे में हमने कल बात की थी। कौन संस्थापक? श्रीगुप्त थे, उनके पुत्र थे घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम आए थे जिनको महाराजाधिराज की उपाधि दी थी। एक एक चीज़ हमने आपको बताई थी। आई होप आप लोगों ने लिखी हो। एक क्वेश्चन और है कि चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएंगे, जिन्होंने सबसे पहले रूपक जारी किए थे, मतलब कि चांदी के सिक्के जारी किए थे। हो जाएगा। चलिए देखो, बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वही है, थोड़ा सा टाइम का कमी ही है। चलिए, इनसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन नोट करना कि जो हमारे चीनी यात्री थे फाहियान, वो इन्हीं के शासनकाल में आए थे। क्लियर? चलो, एक क्वेश्चन बच्चे आपका कोविड वैक्सीन से रिलेटेड आया था। क्वेश्चन कंफर्मेशन नहीं है अभी। कौन सा आया था? कोविड वैक्सीन आपकी कौन सी दी गई थी? कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति धरोहर में कब शामिल किया गया था? इन 2017 में शामिल किया गया था। यूनेस्को ने क्या किया था? कुंभ मेले को पवित्र घड़े के त्यौहार के रूप में बताया था। वैसे मेला आपका हर 12 साल में लगता है। 4 स्थानों पर लगता है, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। अलग अलग जगह पे लगता है ना। चलो, हरिद्वार में, इलाहाबाद में और नासिक में और उज्जैन में, चारों हो गए। चलो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे होता क्या है, त्रिवेणी संगम होता है, 3 नदियों का मिलन होता है, गंगा, यमुना और प्रयाग। याद रहेगा। आगे चलते हैं। प्रयाग मतलब सरस्वती, तो हमारा गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों का मिलन होता है इस टाइम पे। आगे चलते हैं। कौन सा पठार स्वर्ण का भंडार है? कर्नाटक के पठार को स्वर्ण के भंडार के रूप में जाना जाता है। कर्नाटक के पठार को एक और नाम से जाना जाता है बच्चे, जो कहलाता है मैसूर का पठार। याद रखना, सबसे ज़्यादा जो खनिजों में समृद्ध पठार है वो होता है आपका मैसूर का पठार, यानी कि कर्नाटक का पठार। याद रखना। पुरुष सूक्त किस वेद में है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्तों का वर्णन किया गया है। पुरुष सूक्त में किया क्या गया है? पुरुष के अंगों का वर्णन किया गया है। अलग अलग तरह की बात की गई है, जिसमें 4 वर्ण आए आपके, मन, प्राण, नेत्र, ऐसे इस तरह के बात आए हुए। ठीक है। ऋग्वेद के बारे में हमने आपको पहले बताया था। कितने छंद हैं? 10,600। सूक्त कितने हैं? 1028। पाठ कितने हैं? 10। और जिनको क्या कहा जाता है? मंडल। और प्रत्येक मंडल में क्या होते हैं? सूक्त होते हैं। बताया था। चलो, लिखा के बताया था। आपका एक क्वेश्चन बच्चे भारत सरकार अधिनियम से रिलेटेड आया था। अभी हमें कंफर्मेशन नहीं है कि एक्चुअल क्वेश्चन क्या था। नई आर्थिक नीति कब और किसके द्वारा लागू हुई? आपका ईयर पूछा गया था। 1991 में लागू हुई थी। पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा बच्चे लागू की गई थी आपकी नई आर्थिक नीति। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, वैष्णव संत रामानुज का जन्म किस स्थान पर हुआ था? श्री पेरुम्बदूर में हुआ था। पेरुम्बदूर जो है हमारा कहाँ आएगा? तमिलनाडु में। 1942 में कौन भारत आया था? क्रिप्स मिशन जो है भारत में आया था। कब? 22 मार्च से 11 अप्रैल। आप नोट डाउन करते जाना। 22 मार्च से 11 अप्रैल 1942 में हमारा क्रिप्स मिशन भारत आया था। एम क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के लिए भारतीय सहयोग को हासिल करना इसका मेन एम था। हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। कुछ और पॉइंट्स नोट करना चाहो तो नोट कर लो ज़रा। जो क्रिप्स मिशन आया था बच्चे, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। जो क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई थी वो की गई थी आपकी 11 मार्च 1942 को। इससे 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं, वो हमने आपको बता दिए।
2024 प्रो कबड्डी लीग में किस टीम ने हिस्सा नहीं लिया था? कोलकाता पायरेट्स ने नहीं लिया था। नरेंद्र मोदी ने कौन से संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में भाग लिया था? तो ये हमारा 79वां जो संयुक्त राष्ट्र सभा महासभा सत्र हुआ था, 79th ये। और इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन हमें नहीं मिला देखने में। चलो, एक आपसे क्वेश्चन डीपीएसपी से रिलेटेड आया था, अभी मैं कंफर्मेशन नहीं कर सकती हूँ एक्चुअल क्वेश्चन क्या आया था। डीपीएसपी देखिए आपके 4th भाग में है, ये आपको पता होगा, हमने आपको पहले भी बताया था। चलो आगे, राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। प्रशासनिक न्यायाधिकरण एक किस तरह का निकाय होता है? वैधानिक निकाय होता है, हमने पहले भी आपको बताया था। और प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो है किस आर्टिकल के दायरे में आता है? तो आपका आर्टिकल होता है 323A के अंतर्गत आपका प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो वो है आर्टिकल है वो उसमें दायरे में आता है ना। अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस आर्टिकल के दायरे में आता है, तो आपका आर्टिकल हो जाएगा 323। चलो, SBI प्लस सिंगापुर एयरलाइंस क्रेडिट कार्ड, कोई दोनों ने मिलकर क्रेडिट कार्ड निकाला हुआ था, उसका नाम पूछा गया था। तो देखो ये 2 वेरिएंट्स के साथ में आता है। द क्रिस फ्लायर एक ये आया था, इसके अलावा SBI कार्ड था, द क्रिस फ्लायर SBI कार्ड, और एक और था द क्रिस फ्लायर SBI कार्ड एपेक्स। 2 कार्ड थे, आपको ऑप्शन में कौन सा मिला था वहाँ पर आप ऑप्शन के थ्रू जाइएगा। मैं आपको दोनों कार्ड्स की कुछ डिटेल्स बता देती हूँ। जो हमारा क्रिस फ्लायर SBI कार्ड था वो उसमें बोनस वेलकम मिलता है अप्रॉक्सीमेट 3,000 रुपये तक का, रिवार्ड्स पॉइंट्स मिलते हैं। इसके अलावा इस कार्ड पे 2.5 लाख रुपए खर्च करने पर आपकी एलीट जो सिल्वर मेंबरशिप है वो मिल जाती है आपको। 1% आपको फ्यूल पर छूट मिल जाती है, इस तरह से आपको छूट मिलती है। और जो हमारा क्रिस फ्लायर SBI कार्ड एपेक्स था उसके लिए बोनस जो है बच्चे 10,000 मिलता है। और ये इसके लिए जो आपकी खर्च करने की जो लिमिट होती है, इसका जो एलीट गोल्ड मेंबरशिप है वो आपको 7.5 लाख रुपए खर्च करने पर मिलती है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में क्या मिला था वो आप टिक कर लेना। आपको दोनों में से कोई एक मिला होगा, या तो क्रिस फ्लायर SBI कार्ड मिला होगा, अगर नहीं मिला होगा तो SBI कार्ड एपेक्स मिला होगा। ठीक है, चलो, सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्पेक्स 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? विशाखापट्टनम में हुआ था, बंगाल की खाड़ी में। कब? नोट डाउन करो, 23 से 29 अक्टूबर। मैं लिख नहीं पा रही हूँ, थोड़ा सा मैंने आपको बताया था मैं फंस गई हूँ यहाँ पर, तो मैं लिख नहीं पा रही हूँ अभी, आप नोट डाउन करते जाइएगा। 7 तारीख तक ऐसे ही दिक्कत रहने वाली है, हम लोग ऐसे ही वीडियो को कैरी ऑन करेंगे फिलहाल के लिए। वापस पहुंच के हम वीडियो को वापस से दोबारा आपके लिए बाया रिटर्न मोड में फिर से अपलोड करेंगे, दोबारा से वीडियो बनाएंगे ये सब। 23 से 29 अक्टूबर 2024 के बीच में हुआ था, ये नोट डाउन कर लेना। देखो, सिम्पेक्स जो हमारा पहला एडिशन हुआ था बच्चे, वो 1994 में हुआ था, एक्सरसाइज लाइन किंग के रूप में हुआ था। ये भी एक बहुत पहले की बात है, बट इतना पूछा नहीं जाएगा, हमने आपको बता दिया। 1956 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। पंचवर्षीय योजना हमने आपको PDF में अवेलेबल करा दी थी टेलीग्राम पे, चाहो तो फिर से देख लो। पहली पंचवर्षीय योजना आपकी 1551 से 1556, मॉडल था आपका हेरोडोमल, और आपका जो ध्यान था, मुख्य ध्यान, वो कृषि विकास पर था। दूसरी पंचवर्षीय योजना आपकी 1956 से लेकर 1961, और मॉडल था आपका PC महाल नोबिस मॉडल, और जो इसका मेन लक्ष्य था वो देश का औद्योगिक विकास था। तीसरी पंचवर्षीय योजना आपकी बच्चे 1561 से 66 थी, ऑल्सो नोन एज गाडगिल योजना, और जो इसका एम था वो अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना। फिर आपका योजना अवकाश होता है 1966 से लेके 1969 तक। यहाँ पर आपका योजना फेल भी होती है, भारत पाकिस्तान भारत चीन युद्ध के लिए। चौथी पंचवर्षीय योजना आपकी 1969 से 1974 तक चली। जो एम रखा गया वो स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करना, याद रहेगा। चलो, पांचवी पंचवर्षीय योजना आपकी 1974 से 1979 तक चलती है, और यहाँ पर आपको कृषि को प्राथमिकता दी गई। और इसके अलावा आपका गरीबी हटाओ वाला नारा इसमें दिया गया था। फिर आपका आता है बच्चे रोलिंग प्लान, जो कि 2 साल चला था आपका, 1978 से लेके 1980 तक। आगे चलते हैं। छठवीं पंचवर्षीय योजना जब क्या आई थी 1980 से 1985 तक चली। आपका मेन मोटिव क्या रहा? गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता, दोनों चीज़ों को याद रखना है। आत्मनिर्भरता और तकनीकी आत्मनिर्भरता दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, कौन सी पूछी जा रही है वो आपको ध्यान रखना है। सही है, चलो। इसमें आपकी फैमिली प्लानिंग की शुरुआत हुई थी छठी पंचवर्षीय योजना में, और नाबार्ड की स्थापना हुई थी कब? इन 1982। सातवीं पंचवर्षीय योजना आपकी 1985 से 1990 तक की थी, और उद्देश्य रखा गया था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का स्थापना
और रोजगार में अवसर प्राप्त करना, है ना, इसे रखा गया था। फिर आपके बचे 2 साल वार्षिक योजनाएं थी 1990 से 92 तक। फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना आपकी 1992 से 1997 तक की थी। जो आपका एम रखा गया मानव संसाधन विकास, जैसे रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य है, इनको प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट आपकी आती है नवी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1992 से 97 तक चली। अरे सॉरी, नवी पंचवर्षीय योजना आपकी 1997 से 2002 तक चली थी। सॉरी गलती हो गई। और इसका जो फोकस रखा गया, जो मेन एम रखा गया था, वो था न्याय और समानता के साथ विकास। अब मैं आपको नोट डाउन नहीं करा पाऊंगी, वैसे मैंने आपको ये करवा दिया है नोट डाउन, फाइनल पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि आपकी 2002 से 2007 तक थी और योजना का लक्ष्य था अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक थी। योजना जो थी 11वीं आपकी सी रंगराजन के द्वारा तैयार की गई थी। इसका जो मेन थीम था वो था तेज और समावेशी विकास। हो जाएगा। चलो, 12वीं पंचवर्षीय योजना बच्चे है तो, लेकिन कोविड के टाइम पे ये पंचवर्षीय योजना हो नहीं पाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट। मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया था? सोवियत संघ, नोवाडेज ऑल्सो नोन एज रूस या रशिया, यूएसएसआर के द्वारा अपनाया गया था। कब आपके 42वें संविधान संशोधन के जरिए मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया था। और किस कमेटी की सिफारिश पर जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य टोटल कितने? 11। पहले कितने? 10। याद हो जाएंगे। चलो, मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस भाग में शामिल किया गया था? 4th ए। हम आपको पहले भी बता चुके थे, सारे डिटेल पहले भी दे चुके थे। देखो, अमेरिका से जो हमारा लिया गया था बच्चे, लिखित संविधान लिया गया, राष्ट्रपति का महाभियोग हो गया, उच्चतम न्यायालय, राज्यों का प्रावधान, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य हो गए, मौलिक अधिकार हो गए, न्यायिक समीक्षा हो गई और न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान का प्रस्तावना, ये हमारा लिया गया अमेरिका। आयरलैंड से आपका डीपीएसपी हो गया और राज्यसभा, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन हो गया। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका आपका आयरलैंड से लिया गया। यूएसएसआर से आपके मौलिक कर्तव्य हो गए। प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, पंचवर्षीय योजनाएं, ये आपकी हो गई यूएसएसआर से। क्लियर। ब्रिटेन से आपकी हो जाती है कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, जैसे एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली हो गई, विशेषाधिकार प्रदेश हो गए, संसदीय विशेषाधिकार हो गए, द्विसदनवाद हो गया, ये सब आपका ब्रिटेन से लिया गया है ना। हम आपको पहले भी बता चुके, अगर आपको याद हो तो, किसमें? जीडी एग्जाम में ही बता चुके, पीडीएफ में कहीं मेंशन होगा। देखो, लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक जी को, जिनका बर्थ प्लेस जो था 23 जुलाई 1856 में जन्म हुआ था। कहाँ? महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। बचपन का नाम बलवंतराव था, समाज सुधारक थे, वकील थे, पत्रकार थे। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन और है, लोकमान्य की ने उपाधि मिली। और एक क्वेश्चन आपका ये बना था एग्जाम में कि तिलक को जो है लोकमान्य तिलक के नाम से कब से जाने लग गया? तो इन्होंने युवाओं के समूह का बचाव किया था, जिसके लिए उन्हें रैंड नामक एक औपनिवेशिक अधिकारी थे, उनकी हत्या कर दी थी। तब से इनको इस नाम से ज़्यादा जाना जाने लग गया। क्लियर। चलो नेक्स्ट। थार रेगिस्तान की विशेषता पूछी गई थी। थार हमारे रेत से बने टीले होते हैं, जिनको टिब्बा बोला जाता है। शुष्क क्षेत्र होता है, रेतीला क्षेत्र होता है। क्लियर। चलो देखो, थार एक गर्म राजस्थान है, जो राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के पश्चिम में स्थित है। यहाँ ध्यान रखना। क्लियर। आगे चलते हैं। छठ पूजा को क्या कहते हैं? या तो ये क्वेश्चन आया था या तो ये आया था, दोनों में से कोई एक आया था। जो भी आया था आप अपने हिसाब से पिक कर लेना। छठ पूजा को और क्या कहते हैं? षष्ठी पूजा, छठ माता, कार्तिकी छठ बोलते हैं। और किस त्यौहार के बाद आती है? दिवाली के बाद आती है। दिवाली के 6 दिन बाद मनाई जाती है और 4 दिनों तक आपकी ये पूजा चलती है। 4 दिनों तक कैसे चलती है? आपका पहले होता है नहाय खाए, दूसरे दिन खरना होता है और फिर तीसरे दिन सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस तरह से होते हैं आपके अलग अलग में। चलिए आगे चलते हैं। महात्मा गांधी ने साल 1920 में कौन सा आंदोलन शुरू किया? असहयोग आंदोलन शुरू करा था 1920 में। ये महात्मा गांधी जी का पहला जन राजनीतिक आंदोलन था, जिसका कि एम रखा गया था स्वराज हासिल करना। ठीक है। जब ये आंदोलन चला तो बहुत लोग प्रभावित हुए थे, जैसे कि स्टूडेंट्स थे वो कॉलेज नहीं जाने लग गए, वकील जो थे वो भी इंक्लूड हो गए, कस्बों में हड़ताल हो गई, ब्रिटिश उपाधियों का त्याग कर दिया गया, विधायिका का बहिष्कार कर दिया गया। फिर जब चौरी चौरा हत्याकांड हुआ बच्चे, जहाँ पर पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मी मारे गए, उसके विरोध में इन्होंने ये आंदोलन को रद्द कर दिया था। याद रहेगा। चलो
याद रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और चौरी चौरा घटना हुई कब थी आपकी? 1922 में, ये याद रखना, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की चौरी चौरा पुलिस और आंदोलन के प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और 22 पुलिस वाले मारे गए थे। तो 1922 में आपका ये आंदोलन बंद कर दिया गया। ट्रैवलिंग साइट थी एक जिसने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ साझेदारी की, तो easemytrip.com ने साझेदारी की थी BOB के साथ में। 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित थे? तो उत्तराखंड में कहाँ? उत्तराखंड के देहरादून में। आगे चलते हैं, कब? 28 जनवरी से 14 फरवरी तक कितने जिलों के? 8 जिलों के 11 शहरों में आयोजित किए गए ये गेम्स। बॉयल के नियम से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, हमें नहीं पता भी क्या क्वेश्चन है, हमने आपको डेफिनेशन मेंशन कर दी। स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन यानी कि V उसके दाब यानी कि P के व्युत्क्रमानुपाती होता है। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। नेक्स्ट, ईरान के कौन से राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर के क्रैश में मारे गए थे? तो इब्राहिम रईसी जी मारे गए थे। LPG में मुख्य रूप से क्या शामिल है? प्रोपेन और ब्यूटेन शामिल होता है हमारा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में। LPG का फुल फॉर्म याद रखना। देखो और भी गैसेस होती हैं इसमें, ठीक है, कभी कभी प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन और आइसोब्यूटिन भी हो सकते हैं। और इसमें बदबू डालने के लिए आपका मिथाइल मरकैप्टन डाला जाता है ताकि आपकी स्मेल आए, और मेरिल आइसोसाइनाइड जिससे कि गैस रिसाव का तुरंत पता चल सके, है ना। इस तरह से अलग अलग गैसेस डाली जाती हैं। वैसे मेनली अगर आप बात करेंगे तो प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। क्लियर? चलो, प्रोपेन और ब्यूटेन का रेशियो पता अगर बोलेगा, प्रोपेन आपकी 48% होती है, ब्यूटेन आपकी 50% होती है, और रिमेनिंग 2% आपकी पेंटेन का मिक्सचर हो जाता है। वाटर गैस बच्चे एक क्वेश्चन और देख लो, वाटर गैस जो है वो CO और H2 का मिश्रण होती है। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति का जनक मनकोम्बू शमशिवन स्वामीनाथन, जिनको कि आप बोलते हैं MS स्वामीनाथन को बोला जाता है। क्लियर? चलिए, अब अभी ज़्यादा हम लिखा नहीं पा रहे इसलिए हम आपको वीडियो ऐसे बता रहे हैं। उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित जगन्नाथपुरी यात्रा हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है? आषाढ़ महीने में मनाया जाता है। आषाढ़ महीने की द्वितीया को मनाया जाता है। कहाँ पे मनाई जाती है? आपकी उड़ीसा के पुरी शहर में। सड़क सीमा संगठन BRO की स्थापना कब हुई थी? इन 1960 हुई थी। भारत के संविधान को किस भाग में मौलिक कर्तव्य निहित है? 4th A में, और आर्टिकल आपका क्या हो जाएगा? 51A। एक चीज़ और देखो, यहाँ पर जो आपका BRO थी इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। और एक चीज़ और है, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसको नोट डाउन कर लेना। जो आपके ये कर्तव्य थे ये तो हमने आपको लिखा दिया ना, 4th A और 51A। चलो, एक चीज़ और है आपके, इन कर्तव्यों को 51A में कब, किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कब? 2002 में 86वें संशोधन के तहत आपका 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। याद रखना। आगे चलें, किस समिति पर? स्वर्ण सिंह समिति पर। ध्यान रखना है सारी बातें। विद्युत जनित्र का उपयोग, देखो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है हमारा, वर्क करता है माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। याद रहेगा। विद्युत जनित्र जो होता है हमारा 2 टाइप के हो जाएगा, एक तो हमारा AC जनरेटर हो जाएगा, सेकेंड हमारा DC जनरेटर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कौन सा मेला सूचीबद्ध किया गया है? कुंभ मेला। कब? 2017 में। कुंभ मेले को यूनेस्को ने क्या बताया था? पवित्र घड़े के त्यौहार के रूप में इसको बताया था। नेक्स्ट आपका है, दाब का सिद्धांत किस नियम पर कार्य करता है? पास्कल लॉ के नियम पर कार्य करता है। पास्कल लॉ नियम। चलो, होता क्या है? विरामावस्था में बंद जो भी असंपीडित तरल पदार्थ में किसी भी बिंदु पर दाब में बदलाव पूरे तरल पदार्थ में सभी दिशाओं में समान रूप से फैलता है। याद रहेगा। जैसे आपकी कोई बॉटल है, आप अगर यहाँ पर प्रेशर लगा रहे तो आपका जो दबाव है वो सभी पॉइंट्स पर इक्वल रहेगा। चलो, एक क्वेश्चन आपका रिलेटेड आया था RBI मॉनेटरी पॉलिसी से, जहाँ पर शायद आपका रेपो रेट पूछा गया है, तो 6.25% हो जाएगा आपका रेपो रेट। क्लियर? नेक्स्ट है आपका, समानता का अनुच्छेद कौन सा है? आपका आर्टिकल 14 जो है समानता का अनुच्छेद हो जाएगा। और आपसे एक और क्वेश्चन ये अलग फ्रेम हुआ है, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 44 में हो जाएगा। ऑल्सो इंक्लूडेड इन DPSP, DPSP में भी शामिल है। महात्मा गांधी योजना जो 100 दिन का कार्य देती है, क्या है? मनरेगा के तहत आपको 100 दिन का कार्य देता है। ये योजना प्रस्तावित की गई थी आपकी 7 सितंबर 2005 को विधानसभा में पारित की गई थी, और 200 जिलों में इसकी शुरुआत की गई थी 2 फरवरी 2006 को। ये योजना विश्व की ऐसी एकमात्र योजना है जो 100 दिन की रोजगार की गारंटी आपको देती है। ध्यान रखना है। राष्ट्रीय गारंटी रोजगार, देखो नीचे मैंने इंक्लूड भी किया है दोनों क्वेश्चन को, दोनों में से जो भी है। राष्ट्रीय गारंटी रोजगार अधिनियम 2005 में अधिसूचित किया गया था आपको।
इसके अलावा और जो चीज़ें हैं वो एक बार हम आपको बता देते हैं। मनरेगा 25 अगस्त 2005 को अधिनियमित किया गया था, ये हम आपको बता चुके हैं। आवेदन करने के 15 दिनों के अंदर आपका काम शुरू आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपकी जो फीमेल का रेशियो है वो आपका 1/3 जो पर्सन रहेंगे वो आपकी महिलाएं रहेंगी। आपका जो वेतन होगा वो आपको 15 दिन के अंतर्गत दिया जाएगा। सही है, चलो ये भी हमने आपको रिटर्न में बताया था। बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ देवदत्त चंद्र जी हैं। 1557 में दिल्ली के गवर्नर जनरल चार्ल्स जॉन कैनिंग है। हमने आपको कल भी बताया था ये वीडियो में कि इनका पूरा नाम चार्ल्स जॉन कैनिंग था, ऑलरेडी ऑल्सो नोन एज क्लेमेंसी कैनिंग, बताया था ना। चलो, और 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की थी इन्होंने, कहा बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में, और पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू की थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को वापस ले लिया था, सब बताया था मैंने आपको। इनके कार्यों को ध्यान रखना है। क्लेमेंसी कैनिंग, विस्काउंट कैनिंग इनके नाम हैं, और पोर्टफोलियो प्रणाली ज़रूर से ज़रूर याद रखनी है। आपका बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था कि अब यहाँ पे हमें पता नहीं, हम आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं। जैसे कि आपका 2025 बजट किसने पेश किया था? निर्मला सीतारमण जी ने आपका बजट प्रस्तुत किया था। फिर है केंद्रीय बजट 2025 में कुल व्यय कितना आवंटित किया गया था? जो आपका कुल व्यय आवंटित किया गया था वो था आपका 50.65 लाख करोड़ रुपए। ध्यान रहेगा, चलो कहीं पे नोट डाउन कर लो इन चीज़ों को। 50.65 65 लाख करोड़। नेक्स्ट आपका केंद्रीय बजट 2025 के लिए अनुमानित राष्ट्रीय घाटा कितना था? जो आपका राष्ट्रीय घाटा अनुमानित लगाया गया था केंद्रीय बजट के लिए वो था जीडीपी का 4.4%, और मेरे ख्याल से शायद आपका यही पूछा गया था क्वेश्चन में। मुझे कंफर्म नहीं है, बट मेरे ख्याल से जीडीपी का ही कुछ परसेंट आया है, तो ये पूछा गया है 2025 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है, तो जीडीपी का 4.4% है। क्लियर? और क्वेश्चन कराने पड़ेंगे, बाद में करा देंगे, अभी तो ये आपका मुझे ख्याल से यही आया था, जीडीपी का 4.4%। एक आपका क्वेश्चन आया था, मोनाजाइट इज एन ओर ऑफ। मोनाजाइट जो है किसका ओर होता है? तो थोरियम का ओर होता है। इसके अलावा आपका लैंथेनम हो जाता है, सीरियम हो जाता है, लेकिन जो आपको ऑप्शन में मिला होगा वो थोरियम मिला होगा मेरे ख्याल से। चलिए, मोनाजाइट रेत एक तरह की रेत, सबसे बड़ी मात्रा कहाँ पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। सिंबल होता है आपका थोरियम का TH। परमाणु क्रमांक होता है बच्चे 90, और इतना ही रखो, ज़्यादा हो जाएगा फिर। एवोगाड्रो लॉ से एवोगाड्रो नियम से आपका क्वेश्चन आया हुआ था, वेट अ मिनट। तो यहाँ पर आपका K = V/N होता है, और एवोगाड्रो संख्या किसी पदार्थ के एक मोल में मौजूद इकाइयों की कुल संख्या कहलाती है। जो आपका एवोगाड्रो संख्या की वैल्यू होती है वो होती है 6.023 × 10⁻23। अपने कॉपी पेन में नोट करो ये चीज़ें, है ना, क्योंकि मेरे पास इधर से सही से लिख नहीं पा रहा। एक क्वेश्चन आपका डाल्टन लॉ से आया हुआ था, अभी क्वेश्चन हमें कंफर्म नहीं है डाल्टन लॉ से आपका क्या क्वेश्चन रहा है। डाल्टन का नियम आपका ऐसे याद होगा ना, P1 + P2 ऐसे इस तरह से होता है, P1 + P2 + P3। चलो, एक क्वेश्चन आपका सीजनल एम्प्लॉयमेंट से आया था, जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट होता है, बेरोजगारी है, उससे आया था। देखो, बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, साल के कुछ महीनों में लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती, वो आपकी कहलाती है मौसमी बेरोजगारी। बेरोजगारी का टॉपिक हम आपको पढ़ा चुके हैं ना। प्रच्छन्न बेरोजगारी हमने आपको पढ़ाई थी कि ऐसी परिघटना जिसमें वास्तविक आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है, ज़्यादा रोजगार मिलता है। मौसमी आपकी वर्ष के कुछ मौसमों के दौरान होती है बेरोजगारी, ये तरह की। चक्रीय बेरोजगारी आपका मंदी के दौरान बेरोजगारी बढ़ती है, इस तरह से बताया था। तकनीकी आपका तकनीक में बदलाव के कारण नौकरियों का नुकसान होता है। घर्षण बेरोजगारी जो है आपका, जिसे खोज बेरोजगारी भी कहा जाता है। इसके अलावा आपका संवेदनशील रोजगार, मतलब लोग अनौपचारिक रूप से काम कर रहे हैं, इस तरह की बेरोजगारी हमने आपको सारा लिखाया था, बताया भी था। क्वेश्चन रिलेटेड टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था, अभी कंफर्मेशन नहीं है, अगर होता है तो ज़रूर। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के बच्चे, वो ये है कि उन्होंने बहुत ही पतली सोने की पन्नी पर, ध्यान रखना पन्नी पूछ ली गई थी कि किस मेटल की पन्नी पर यूज़ किया गया था, तो सोने की पन्नी पर अल्फा कणों के पुंज की बमबारी की थी, ये ध्यान रखने वाली बात है। कौन सी उन्होंने शीट यूज़ की थी? तो गोल्ड शीट यूज़ की थी, ठीक है। चलो, इसके अलावा देखो इनकी कुछ सीमाएं भी थी, इनके निष्कर्ष भी आए थे, जैसे कि परमाणु के केंद्र में छोटा सा धनात्मक आवेशित कण होता है, जो नाभिक कहा जाता है। नाभिक में धनात्मक आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन्स पर ऋण आवेश होता है, दोनों इक्वल होते हैं, इस तरह से चीज़ें निकल के आई थी। हमारा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, अभी केंद्रीय बल प्रदान करता है, हमारा जो कूलाम बल होता है, इस तरह से। और जो लिमिटेशंस आई थी
वो सीमाएं आई थी वो ये थी कि इलेक्ट्रॉन हमेशा नाभिक की ओर चारों ओर घूमता है ना। इस तरह की कुछ आपकी लिमिटेशंस भी मिली थी, ज़्यादा कुछ नहीं बता रहे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका आता है इन्होंने किस पर प्रयोग किया, किस तरह की पन्नी यूज़ की, ये सब ज़्यादा पूछा जाता है, जो मैंने आपको इंक्लूड करके बता दिया है। चलिए तो वीडियो को यहाँ पर फिनिश करते हैं। शिफ्ट 2 की वीडियो कुछ ही देर में अपलोड करेंगे, और जिनका आज एग्ज़ाम है मैं कोशिश करूँगी कि 9-10 बजे तक आपके सारे 3 शिफ्ट सारे कंप्लीट कर दूं। तो आज से 4th का हम लोग प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, और 7 तारीख तक बच्चे आपको भी दिक्कत रहेगी, हमें भी ऐसी तरह से आपको फ़ोन वीडियोज़ ही मिलेंगी। एक्सप्लेनेशन आपको खुद से नोट डाउन करना पड़ेगा, मजबूरी है, क्या करें, हम लिख नहीं सकते इस अपने फ़ोन पे हम लिख नहीं पा रहे उतना अच्छे से, इस वजह से। पर डोंट वरी, हम एक बार अपने हॉस्टल पहुंचेंगे, हम आपको वापस से वीडियो इंक्लूड करके देंगे विद PDF हैंड रिटन मोड में, ठीक है। चलिए तो वीडियो को यहाँ फिनिश करते हैं, तब तक के लिए साथ में बने रहिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग ऑलरेडी लेट चल रहे हैं, किस वजह से लेट हुए रीजंस आपको पता है, मैंने शेयर कर दिया था आपसे। देखो शिफ्ट 2 के जो क्वेश्चंस मिले हैं वो है टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है बच्चे। उत्तराखंड में हमारा ये टिहरी बांध स्थित है। अगर आपसे ये पूछ लेता है कि किन नदियों के बीच में स्थित है, तो भागीरथी और भीलांगना नदियों के तट पर स्थित है। क्लियर। टिहरी बांध जो है हमारा विश्व का चौथा सबसे ऊंचा बांध है, और भारत का अगर देखा जाए तो सबसे ऊंचा बांध है। देखो विश्व और भारत दोनों में अलग अलग पोजीशन है, विश्व का चौथा और भारत का सबसे ऊंचा यानी पहले नंबर पे है, हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग आपसे पूछा गया था, राजमार्ग जो है नेशनल हाईवे 44 है सबसे लंबा राजमार्ग, जिसकी की लंबाई जो है आपकी 3745 किलोमीटर है, जो उत्तर के श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है। याद रहेगा हमारे 7 राजमार्ग हैं, जो हमारे NH1 NH1A है, NH2 है, NH3 NH75 NH26 NH75, ये सब पूरा कॉमन करके इसको विलय करके बनाया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अलीगढ़ की साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, सैयद अहमद खान जी ने किया हुआ था बच्चे। किस आपका ईयर हो जाएगा, 1864 में किया था इन्होंने। आगे चलते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक और कॉलेज की भी स्थापना की थी, द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। प्लीज़ पेन लेके कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। कब, 1875 में इन्होंने द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जिसको बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से रिनोवेट कर दिया गया था। आगे चलते हैं। GST संविधान के किस संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा पारित किया गया था। बहुत मारे, अगर क्वेश्चन गलत करके आए हो, इतना डीप में पढ़ाया था। फाइनल PDF जरा चेक करो, हमने यहाँ पर आपको पूरा इंक्लूड करा था, अलग से डाल भी दिया था। और पहला इम्प्लीमेंट करने वाला राज्य कौन सा बताया था भैया, असम बताया था ना। एक एक चीज़ लिखाई थी, एक एक चीज़ बताई थी, प्रॉपरली बताई थी। अगर गलत करके आए हो तो बताओ क्या करें। GST का फुल फॉर्म गुड एंड सर्विसेज टैक्स। जो आपके रेट्स बताए थे 4 बताए थे, 5, 12, 18 एंड 28। GST का जो स्लोगन था, 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट बताया था। 3 प्रकार के आपको GST टैक्स बताए थे, आपका SGST, CGST और UTGST बताया था ना, या इसके अलावा आपको मिला होगा IGST जो मैंने इंटीग्रेटेड वाला बताया था। चलो, GST बिल राज्यसभा के द्वारा पारित कब किया था, क्या बताया था, 3 अगस्त 2016 को। लोकसभा के द्वारा पारित कब किया गया था, 8 अगस्त 2016 को। राष्ट्रपति के द्वारा बिल पर साइन कब हुए, 8 सितंबर 2016 को। GST लागू कब हुआ, 1 जुलाई 2017 को। GST परिषद के गठन से रिलेटेड आर्टिकल 279A, परिषद के अध्यक्ष आपके फाइनेंस मिनिस्टर, सब बताया था कि नहीं बताया था। अब अगर गलत करके आए तो बहुत गंदी बात है भाई। GST लागू करने वाला अगर देश पूछा जाएगा बच्चे तो आपका फ्रांस हो जाएगा 1954 में, लेकिन अगर स्टेट की बात करेगा, राज्य की बात करेगा, तो आपका असम हो जाएगा। ये भी मैंने लिखाया था, आपको प्रॉपरली लिखा के बताया था। GD वाली वीडियो में मैंने लिखा है, हाँ GD वाली ही में ही बताया था। फाइनल PDF फिर से रिकॉल करो, मैं वापस उसको रीलोड करूँगी, ठीक है, री अपलोड कर दूँगी, आप एक बार देख लेना। भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री पूछे गए थे, जगत प्रकाश नड्डा, JP नड्डा। कमल के पत्ते पर पानी की बूंद किस कारण से चमकती है, तो ये लोटस इफेक्ट बोला जाता है, या सुपर हाइड्रोफोबिसिटी इफेक्ट होता है हमारा, जिसके कारण आपकी पानी की बूंद कमल के पत्ते पर चमकती है। इन 1951 भूदान आंदोलन पढ़ाया था ना, विनोबा भावे ने गया था, और विनोबा भावे का बर्थ प्लेस आया था, तो क्या कहाँ के थे, महाराष्ट्र के।
भूदान आंदोलन शुरू कब हुआ था? 1951 में। और कहाँ पे शुरू हुआ था? हमने बताया था आपको पोचमपल्ली तेलंगाना में। बताया था कि नहीं? लिखा के। और ये भी बोला था कि भूदान को एक किस तरीके से लिया गया कि भूमिहीनों को भूमि उपहार देने के रूप में। बताया था ना? याद ही नहीं होगा? अब बताया क्या था? मुंडी हिलाते रहोगे केवल। सब बता चुकी हूँ मैं। ये लिखा के बताया। अगर लिखा के ना बताया होता तो कोई प्रूफ नहीं होता, बट मैंने एक एक PDF एक ही क्लास में हाथ से अपने खुद लिखा के बताया एक एक चीज़ को। पोंगल का त्यौहार कन्या पूजन किस दिन की जाती है? ये आपको ये क्वेश्चन मिला होगा, दोनों सेम है। तमिलनाडु में पोंगल के कौन से दिन कन्नुम पोंगल मनाया जाता है? भैया जी चौथे दिन मनाया जाता है। पोंगल आपका कितने दिन का फेस्टिवल? हमने बताया था 4 दिन का बताया था। ये भी लिखा के बताया था। पहला दिन क्या बताया था? भोंगी पोंगल, जिसमें क्या होता है? इंद्रदेव की पूजा की जाती है फसल के लिए कि अच्छी फसल हो, उसके लिए उनका आभार प्रकट करते हैं। दूसरा दिन क्या बताया था आपको? थाई पोंगल। लिखा के बताया। कतई किसी ने ये बोल दिया ना कि मैम नहीं कराया है तो बहुत मार पड़े। एक एक चीज़ लिखा के बताइए। पोंगल का दूसरा दिन थाई पोंगल होता है। और किसकी पूजा होती है? सूर्य देव की पूजा होती है। वो भी किस लिए? अच्छी फसल के लिए उनको। और क्या स्पेशल हम बनाते हैं? खीर बनाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पोंगल खीर त्यौहार भी बोला जाता है। तीसरा दिन जो होता है वो आपका माटू पोंगल के नाम से जाना जाता है। और पूजा किसकी होती है? हमारे जो जानवर होते हैं जैसे कि बैल हो गया, सांड हो गया, गाय हो गई, इनकी पूजा करने का विधान होता है। जो जल्लीकट्टू दौड़ होती ना, वो आज के दिन ही होती है, ये ध्यान रखना। पोंगल का चौथा और आखिरी दिन कन्या पोंगल के नाम से जानते हैं, या इसे तिरुवल्लूर के नाम से भी जानते हैं। मतलब घर अपना बढ़िया सजाते हैं, रंगोली वगैरह बनाते हैं और सूर्यदेव को भोग लगाते हैं, अच्छे अच्छे पकवान खाना वाना बना के। चलो बता चुके हैं। अब अगर ना देखते हो वीडियो, भाई नया बच्चा उसको मैं उसके लिए भाई सॉरी, नए बच्चे अगर आप तो आपको मतलब मैं कुछ नहीं कह सकती, बट जो पुराने हैं सच बता रहे, अगर उसने किसी ने बोला ना नहीं पढ़ा था तो बहुत मारे हम। एकदम मन करता है कान ऐठते अगर सामने हो तो। देखो, कोसी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। आगे चलते हैं। एक या एक से अधिक राज्य का राज्यपाल कौन से संशोधन द्वारा किया जाता है? 7वें संशोधन अधिनियम के तहत आपका हो जाता है, हो जाएगा। चलिए आगे चले। देखो, जो हमारा 7वां संविधान संशोधन है ये हुआ कब था बच्चे? 1956 में। ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। इसके तहत क्या है? एक ही व्यक्ति को एक या अधिक राज्यों के राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश के उप राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ये हमारा 7वां संविधान संशोधन है जो कि 1956 में हुआ था, ये आपको अधिकार देता है। क्लियर? चलो देखो, राज्यपाल से रिलेटेड कुछ आर्टिकल हमने आपको बताए थे कि राज्यों के राज्यपाल के बारे में आपका आर्टिकल 153 में बताया गया, नियुक्ति के बारे में 155 में, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा ये आपका 156 आर्टिकल में बताया गया है ना। इस तरह से हमने आपको आर्टिकल भी करवाए हुए हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन बना है, महाभारत में कुल कितने अध्याय बच्चे? टोटल अध्याय हैं 18। लिखी किसके द्वारा गई है? महर्षि वेद व्यास के द्वारा। सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसके अलावा जो अध्याय हैं इनको पर्व के रूप में डिनोट किया गया है। देखो, 2 महाकाव्य हैं हमारे जो कि संस्कृत भाषा में लिखे गए। पहला हमारा महाभारत, दूसरा हमारा रामायण। महाभारत में जो 18 अध्याय हैं वैसे पूछे नहीं जाते, अगर आप चाहें तो हम आपको बता देते हैं। आदि पर्व हो गया, हरिवंश पर्व हो गया, सभा पर्व हो गया, स्वर्गारोहण पर्व हो गया, अरण्य पर्व हो गया और महाप्रस्थ निक पर्व हो गया, ठीक है। विराट पर्व हो गया, मौसूल पर्व हो गया, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, ठीक है, और अश्वमेधिका पर्व, आश्रम्य शिवा पर्व। ये आपने पढ़े नहीं होंगे इससे, क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चन आता नहीं है, पर फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। इसके अलावा जो आपके पर्व है वो सौप्तिक पर्व हो जाएगा, स्त्री पर्व हो जाएगा, शांति पर्व और अनुशासन पर्व। क्लियर? चलो, टोटल इस तरह हो जाते हैं हमारे 18 अध्याय, 18 पर्व। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आपका कहाँ पर? चांगलांग जिले में। अपनी लैंग्वेज में लिखो, कॉपी पेन लेके बैठो बच्चे। 7 तारीख तक आपको ये प्रॉब्लम ऐसे ही फेस करने वाली रहेगी और मुझे भी ऐसे ही रहेगी, कुछ मैं कर नहीं सकती अभी फ़िलहाल के लिए। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 28 मार्च 1989 को हुआ था, अरब सागर में स्थित। अच्छा एक बात बताओ, जो 61वां संवैधानिक संशोधन हुआ था बच्चे, वो उसमें क्या था? तो उसमें मतदान की जो आयु थी आपकी वो 21 से कम करके कितनी कर दी गई थी? 18 वर्ष। याद रहेगा। चलो
अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों को किस नाम से जाना जाता है? तो लक्षद्वीप द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निर्धारण राज्यपाल करते हैं। क्लियर है? चलो, और किस आर्टिकल और किस भाग में ये आपका निहित है? आर्टिकल हो जाएगा आपका 315 से 323, और अगर आप भाग की बात करेंगे तो भाग हो जाएगा आपका 14 XIV। क्लियर? ये भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया था PDF में। दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है आपका ये प्लांट, और किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? तो प्लस लिख लो, UK की सहायता से स्थापित किया गया था आपका ये प्लांट। क्लियर? चलो, भारत की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला जो है वो क्या है? कार्डमम है। कहाँ स्थित है बच्चे? केरल में स्थित है। केरल हमारा किसके लिए फेमस है? मसालों के लिए। आगे चलते हैं। नगर हवेली किन दो राज्यों से सीमा साझा करती है? तो गुजरात और दक्षिण में महाराष्ट्र। उत्तर से गुजरात और दक्षिण में महाराष्ट्र। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा आपका। मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री जी करते हैं। अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कौन से? शोतुघई और मुंडिकक। यहाँ पर आपको ऑप्शन में कोई एक मिला था, एक बार कंफर्म कर लेना कौन सा था। जो भी था मैंने आपको दोनों बता दिए। वैसे आपका कोई भी हो सकता है, शोतुघई भी हो सकता है, मुंडिकक भी हो सकता है, दोनों मेंशन कर दिए। रामायण में कितने अध्याय बचे? 7 अध्याय होते हैं। कुल हैं आपके 24,000 श्लोक। आदि काव्य है आपका महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, और आपके महाभारत और रामायण दोनों ही संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। क्लियर? चलो, कांड बता दो इसके कौन कौन से? बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड और लंका कांड या उत्तर कांड। ठीक है, ये आपके 7 कांड हो गए। लड़के तो पढ़ते ज़्यादातर, लड़कों को पता ही होगा। चलो, लोकसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्षों के द्वारा ये अध्यक्षता की जाती है। बैठक कब होगी? जब आपके सदस्य कितने हो जाएंगे? कुल सदस्यों की संख्या का 1/10वां भाग हो जाएंगे। ठीक है। संयुक्त सदन की बैठक बुलाई किसकी? ये अध्यक्षता की बात हो रही बच्चे, जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान दो। बुलाई किसके द्वारा जाती है? जो ऑर्गेनाइज करवाई जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जाती है, लेकिन जो हेडेड बाई होता है, अध्यक्षता करवाई जाती है, वो आपका लोकसभा का अध्यक्ष या आप कह सकते हैं स्पीकर करता है। अध्यक्ष या स्पीकर अध्यक्षता करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो फ्रेम हुआ था, संत तुकाराम किस राज्य से है? महाराष्ट्र में है। पूरा नाम तुकाराम बोलहोबा अंबिले है। आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक आपसे पूछा गया था आर्टिकल 19 के बारे में सही नहीं है। अंतःकरण की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड आपको कोई एक ऑप्शन मिला होगा। अगर आप आर्टिकल 19 के बारे में बोलेंगे तो आपको 6 मौलिक अधिकार मिलेंगे। तो आपको जो 6 मौलिक अधिकार मिलेंगे वो हम आपको पहले बता चुके हैं। समानता का अधिकार जो कि हो जाएगा आपका आर्टिकल 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार जो कि हो जाएगा आपका आर्टिकल 19 से 22। शोषण के खिलाफ अधिकार जो कि हो जाएगा आर्टिकल 23 से 24। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो हो जाएगा आपका आर्टिकल 25 से 28। और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो हो जाएगा आपका आर्टिकल 29 से 30। संवैधानिक उपचार का अधिकार जो हो जाएगा आपका आर्टिकल 32। क्लियर? प्रेस की स्वतंत्रता भी आपका आर्टिकल 19 में नहीं दिया गया है। चलते आगे। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई है? आपकी भाषाएं जोड़ी गई हैं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कितनी भाषाएं थी? 22 भाषाएं आधिकारिक, जिसमें पहले कितनी थी? 14। बाद में 8 और ऐड करके कितनी हो गई हैं? 22। क्लियर? इस आर्टिकल के तहत 343 से 351 के तहत, और अगर आपका भाग पूछा जाएगा तो हो जाएगा 17वां, यानी कि XIV। ध्यान रहेगा कि नहीं? आर्टिकल भी बता दिया, पार्ट भी बता दिया कि संविधान का कौन सा पार्ट है, XVII। और आर्टिकल आपका हो जाएगा 343 से 351। ठीक है, 14 भाषाएं आपकी मूल रूप से थी। टोटल 8 जोड़ के कितनी हो गई? 22। चलो आगे। 1947 में GDP में सर्वाधिक योगदान कृषि क्षेत्र का था। कृषि क्षेत्र का अगर आप स्वतंत्रता आंदोलन के समय की बात करेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति की बात, वहाँ पर आपका कृषि क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान था, अप टू 52% था। नेक्स्ट चलते हैं। आपका 1957 में विद्रोह के बाद ब्रिटेन की जो राजकुमारी थी उनको भारत की महारानी विक्टोरिया की उपाधि कब मिली थी? इन 1876 को उनको ये उपाधि दी गई थी। याद रहेगा? चलो,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक एचडीएफसी बैंक से आया था, उन्होंने एक ऐप लॉन्च की गई थी GIGA के नाम से। ये ऐप आपकी फ्रीलांसर्स के लिए यूज़ किया गया था। इसमें और भी प्रोग्राम शामिल थे, जैसे आपका बचत खाता, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऋण और आपकी अदर सर्विसेज शामिल थी। तो ये टोटल आपका इंडिया में वैलिड था और फ्रीलांसर्स के लिए आपकी ये एप्लीकेशन यूज़ करी गई थी। नेक्स्ट है, अरब सागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सोकोत्रा आपका द्वीप है सबसे बड़ा। आरबीआई ने आपकी अभी रिसेंटली एक बैंकिंग सर्विस को बैन किया था, पेटीएम पेमेंट में किया था। टोल टैक्स पे ऐसा हुआ था, टोल टैक्स पे लोग पे कर रहे थे और उनका मना कर दिया गया था, नहीं हो पा रहा था, है ना, याद है? टोल टैक्स पे भी पे भी नहीं हो पा रहा था। चलो, तो वहाँ पे बैन कर दिया गया था इसको 6 मंथ के लिए। किस मंथ में? फरवरी मंथ में लगाया गया था ऑब्जेक्शन। क्यों? क्योंकि पूरा लॉस चल रहा था, इस वजह से इस पे ये डिसाइड किया गया। ERNET का यूज़ किस लिए किया जाता है? शैक्षणिक और अनुसंधान के क्षेत्र में आपका ये यूज़ किया जाता है। एक तरह की वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक सोसाइटी है। दिल्ली का शासक कौन था? खिज्र खान था। देखो, दिल्ली के शासकों के बारे में अगर हम आपको लिखाने चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा सेशन हो जाएगा। वैसे ये दिल्ली के पहले सैयद वंश था खिज्र खान का, जिन्होंने 1414 से 1421 तक दिल्ली पर शासन किया। सैयद वंश के संस्थापक के नाम से भी इनको जाना जाता है। देखो, दिल्ली में जो शासन किया वो हमारे इलबरी राजवंश हो गया 1206 से 1290, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, शमशुद्दीन, इल्तुतमिश, रजिया बेगम आ गई, मुइज़ुद्दीन, बहराम शाह आ गया, अलाउद्दीन मशहूद शाह हो गए, नसीरुद्दीन मोहम्मद हो गए, गियासुद्दीन बलबन हो गए, कैकूबाद आ गए, है ना। फिर खिलजी वंश आया आपका 1290 से 1320 में। फिर आपका तुगलक वंश आता है 1320 से लेकर 1412 में, है ना, जिसमें आपका गयासुद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तुगलक खान, ये सब आए हुए थे। सैयद तुगलक जी हो गए जो 1414 से लेके 1450 तक रहे, और आपका लोधी वंश हो गया 1451 से 1526, इस तरह से। इनमें भी अंदर शासक है, ये तो हमने वंश बताया, इनके वंश के अंदर भी शासक है। देखो, यही है आपको बोला जाएगा एग्जाम में, बच्चा आपको टॉपिक पढ़ना है दिल्ली में कितने शासकों ने राज किया, है ना। आप वंश के अकॉर्डिंग जाएंगे खिलजी वंश, लेकिन खिलजी वंश में भी 7-8 शासक रहेंगे। आपको उन 7-8 शासकों के बारे में डिटेल एनालिसिस होना चाहिए। वही मैं बोलती हूँ, टॉपिक लिमिटेड है, लेकिन जो अंदर का सिलेबस है भैया जी वो बहुत वाइड है ना। चलो, राज्य लोकसभा के सदस्यों की संख्या कौन निर्धारित करता है? राज्यपाल निर्धारित करते हैं। पहले बताया आर्टिकल 315 से 323 के अंदर आपका ये निहित है, और आपका जो भाग हो जाएगा वो हो जाएगा 14, ठीक है, 14। आर्टिकल 19 किससे संबंधित है? वाक और अभिव्यक्ति से संबंधित है। आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी, सूचना का अधिकार, प्रेस की आज़ादी से रिलेट करता है। चलो, 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दल विरोधी कानून या राजनीतिक दल बदल के खिलाफ प्रावधान से संबंधित है। इसके अलावा भारत संविधान में 10वीं अनुसूची को इसके तहत जोड़ा गया था। लागू कब हुई थी? 15 फरवरी 1985 में, याद रहेगा। चलो, एक क्वेश्चन बच्चे आपका रिलेटेड मिला है मैग्नेट से, एक है या दो है, कुछ है। एक आपका कोई बुक पूछी गई थी, हमें नाम कंफर्म नहीं है। फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं, और भारत में अगर मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की बात होगी केंद्रीय, और वैसे नॉर्मल ध्यान रखना कौन मुख्यमंत्री करता है कौन प्रधानमंत्री, तो उसकी प्रधानमंत्री जी करेंगे। विंध्याचल पर्वत की दक्षिण की ओर पर्वतमाला कौन सी है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला आपकी है दक्षिण की तरफ। 2 क्वेश्चन आपके LPG स्कीम से रिलेटेड आए हैं, जो कि 1991 से रिलेटेड थी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना का एग्जाम्पल आपका हीरे का चमकना हो गया, एंडोस्कोपी हो गई, ऑप्टिकल फाइबर्स हमारे हो जाते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना का उदाहरण। इन तीनों में से कोई एक आपको ऑप्शन में मिला होगा, जो भी है आप अपना पिक कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स से टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स पूछे गए थे, शायद 2024 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था करंट अफेयर का, अभी पता नहीं, मैंने आपको थोड़ी सी हिंट दे दी। 1991 में अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, देखो, वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन किया गया था, और आर्थिक विकास दर जो GDP थी उसको बढ़ाने की कोशिश करी गई थी। एक क्वेश्चन आपका वायसराय से रिलेटेड आया था, अभी हमें क्वेश्चन कंफर्म नहीं है, इसका मतलब आपको वायसराय वाला पूरा टॉपिक जो है रिवाइज करना है, ठीक है। चलिए, तो वीडियो में यहाँ पर फिनिश करते हैं, हमारी लास्ट शिफ्ट बची है। कोशिश कर रहे हैं कि आज 4 मार्च है, 4 मार्च की शिफ्ट 1 लाने के पहले हम शिफ्ट 3 के क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लें, ठीक है। लगे हुए हैं बराबर, जैसा कि आप देख रहे हैं। चलिए, और थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा, तो हम लोग हैं रूरल एरिया में थोड़ा सा, तो यहाँ पर भाई आलू खुदाई का मौसम चल रहा है, तो थोड़ा सा ट्रैक्टर वगैरह का साउंड आपको आएगा, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। चलिए, फिर मिलते हैं आपको जल्द ही। प्रिपेयर कर रहे हैं 3rd शिफ्ट का वीडियो।
फिर हम लोग आपको 4th मार्च शिफ्ट 1 की वीडियो के साथ में जल्द ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए साथ में हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोगों ने थर्ड शिफ्ट के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों ही अपलोड कर दिए थे। शिफ्ट 3 में देख लो जितने क्वेश्चंस मिल सकते थे। गुप्त काल में किस गणित सिद्धांत का विकास हुआ था? देखो, जो आपको ऑप्शन में मिला था मेरे ख्याल से वो दशमलव प्रणाली मिला था ऑप्शन में। मैंने एक्स्ट्रा और एड ऑन कर दिए हैं। बीज गणित का हुआ था आविष्कार, आपका शून्य का हुआ था दशमलव प्रणाली। शून्य का आविष्कार आपके महान गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, उनके द्वारा किया गया था। उन्होंने प्रथम 9 संख्याओं का स्थानीय मान और शून्य का प्रयोग पर वर्णन किया हुआ था, ये तो पता ही होगा। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला था, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को आपका चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। दिस डे इज़ ऑल्सो नोन एज नेशनल वोटर डे, मतलब 25 जनवरी को हमारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चुनाव आयोग का अगर आप HQ की बात करेंगे, देखो लिखते जाना क्योंकि मैं लिख नहीं पाऊँगी, हैंड राइटिंग बहुत गंदी आ रही है इस तरह फ़ोन डिवाइस पे, बाकी डिवाइस है नहीं मेरे पास, तो खुद से कॉपी पेन लेके लिखते जाना। हेडक्वार्टर जो है आपका इस आयोग का वो हो जाएगा दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, NHP के वर्तमान प्रबंध निदेशक मतलब राष्ट्रीय आवास बैंक के जो बनाए गए वो हैं संजय शुक्ला जी, जो कि 30 जुलाई को बनाए गए हैं 2024 में। आपके NHP के बारे में वैसे हमने वीडियो करवाया हुआ है, तो 9 जुलाई और 1988 हो जाता है इसका स्थापना दिवस। अपनी लैंग्वेज में लिख लेना एक बार। चलो आगे चलते हैं। भारतीय राज्य असम कितने देशों से घिरा हुआ है? भूटान और बांग्लादेश। जो आपको ऑप्शन में मिला था वो था बांग्लादेश, भूटान आपको ऑप्शन में नहीं मिला था। दो देशों से घिरा हुआ था, भूटान ऑप्शन में नहीं था। क्लियर? चलो इसके अलावा देखो, भारत के 7 राज्य असम की सीमा से घिरे हैं। अब यहाँ पर जो ऑप्शन था वो केवल बांग्लादेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। आप एक काम करो, सीमाएं पढ़ लो। अभी मैं यहाँ पे लिखा नहीं सकती आपको, अगर आप लिखना चाहो तो नोट डाउन कर लो, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अरुणाचल प्रदेश है, ये अपनी सीमाएं साझा करता है असम और नागालैंड के साथ। नागालैंड अपनी सीमाएं शेयर करता है असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। त्रिपुरा अपनी सीमाएं शेयर करता है असम और मिजोरम के द्वारा। मेघालय आपका असम के द्वारा अपनी सीमाएं साझा करता है। सिक्किम पश्चिम बंगाल के द्वारा सीमाएं साझा करता है। मणिपुर नागालैंड, मिजोरम और असम के द्वारा सीमाएं साझा करता है। सही है? चलो वीडियो को थोड़ा सा बैकवर्ड या स्लो मोशन में करके देख लीजिएगा, स्पीड स्लो कर लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। आपका एक संवैधानिक निकाय पूछा गया था, तो यहाँ पर वित्त आयोग जो है आपका एक संवैधानिक निकाय हो जाएगा। और कुछ बच्चों ने बोला है वित्त आयोग ऑप्शन नहीं था, आपको नीति आयोग मिला होगा वित्त आयोग अगर नहीं था, क्योंकि संवैधानिक निकाय में हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग आ जाता है और भारत का महान्यायवादी हो गया, अधिकरण हो गया, सर्वोच्च न्यायालय हो गया, इस तरह से आ जाते हैं। वित्त आयोग हो गया हमारा, अगर ये नहीं है तो बच्चा नीति आयोग मिला होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? जिस दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई वो दिन वह बुद्ध पूर्णिमा के नाम से आपका सेलिब्रेट किया जाता है। गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई कहाँ पर थी? बोध गया में। यहाँ पर नोट डाउन कर लो। और बोध गया कहाँ है? बिहार में। क्लियर? इनसे रिलेटेड और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जिसका नोट करना चाहो तो कर लो। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम आपसे पूछा जाएगा तो सिद्धार्थ हो जाएगा। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इसके अलावा उनको महापरिनिर्वाण की जो घटना हुई थी वो आपका 483 ईसा पूर्व हुई थी, है ना। और इससे ज़्यादा आपको अभी मैं नहीं बताऊँगी, मैं तब बताऊँगी जब मैं आपको लिखा दूँगी, ठीक है। तो अभी मैं जब आपका फुल PDF रिटन मोड में लिखा पाऊँगी तब मैं आपको बाकी चीज़ें मेंशन करके बता दूँगी। एक चीज़ और है इसमें, आपका इन्होंने किस एज में अपना घर छोड़ा था ये पूछ लिया जाता है, तो 29 ईयर हो जाएगा। और जो घर त्याग की घटना थी वो किस नाम से जानी जाती थी ये आपसे पूछा जाएगा, तो हो जाएगा महाभिनिष्क्रमण। क्लियर? चलो एक आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन बना है कि सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी जो है किस क्षेत्र में है? ग्रामीण क्षेत्र में है। रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई एक बुक आपसे पूछी गई थी, द ब्लू अम्ब्रेला, किसने लिखी? रस्किन बॉन्ड ने। इसके अलावा इनकी और भी बुक है, द रूम ऑन द रूफ हो गई, द ब्लू अम्ब्रेला पूछ ही ली गई है। इसके अलावा इनकी और जो बुक है, रोड टू मसूरी, आर ट्रीज स्टिल ग्रो इन दौरा, द चेरी ट्री हो गया, अ फ्लाइट टू पिजन्स हो गया, और टू मच ट्रबल हो गया, द पैंथर मून हो गया। इस तरह की इनकी बुक्स और हैं जो आपसे पूछ ली जाती हैं। बैंकिंग सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र से है? देखो बैंकिंग सर्विस आती है हमारी टर्सरी सेक्टर से, यानी कि तृतीयक क्षेत्र से आती है, सेवा क्षेत्र से। और इसके अलावा आपसे अगर स्कूली शिक्षा का क्षेत्र पूछ लिया जाएगा तो वो भी आपका तृतीयक क्षेत्र से ही हो जाएगा।
टोटल आपके 3 सेक्टर रहेंगे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अगर आपसे प्राथमिक क्षेत्र की बात आएगी तो आपका जो नेचर के थ्रू हो जाएगा वो आपका आ जाएगा, हमने आपको पहले भी मेंशन करवाया था लिखा के कि आपका एग्रीकल्चर है, जो मछली पकड़ना है, खनन है, वो आपका प्राथमिक क्षेत्र में हो जाएगा। द्वितीयक क्षेत्र में आपका विनिर्माण, निर्माण, प्रसंस्करण वगैरह आ जाएंगे। और तृतीयक क्षेत्र में आपका सर्विस सेक्टर आ जाएगा, जैसे कि परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गया, है ना, कम्युनिकेशन हो गया, ये सब आपका आ जाएगा तृतीयक सेक्टर में। आई होप आप लोगों ने नोट किया होगा। एक आपका आया था कटी बिहू महोत्सव कहाँ आयोजित किया था? असम में। हमने आपको बिहू के सारे पार्ट बताए थे। कटी बिहू को ऑल्सो नोन एज कंगाली बिहू भी कहा जाता है। मनाया कब जाता है? अक्टूबर के मध्य में, ठीक है। जो कृषि बिहू है, सॉरी, बिहू जो है कृषि और चावल से ऐड ऑन है। इसके अलावा हमने आपको बुहाग बिहू बताया था, करवा चुके हैं, अब अभी नोट डाउन नहीं करवा सकते। बुहाग बिहू बता चुके हैं और कटी बिहू भी बता चुके हैं, रोंगाली बिहू या बुहाग बिहू बता चुके हैं, कटी बिहू और भोगाली बिहू या माघ बिहू के बारे में भी डिस्कशन कर चुके हैं। इन तीनों के अगर मंथ लिखना चाहो तो लिख लो। बुहाग बिहू आपका अप्रैल में मनाया जाएगा और कटी बिहू आपका अक्टूबर में और भोगाली या माघ बिहू हो जाएगा जनवरी में। तीनों ही मैंने आपको नोट डाउन करके बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल राज्य को सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने का निर्देश देता है? आर्टिकल हो जाएगा आपका 50। क्लियर? चलो, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल के मेंशन करना। हाई कोर्ट के न्यायाधीश त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उनको जो शपथ दिलाई जाती है वो आपके राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। दोनों चीज़ों को याद रखना। अपॉइंट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, शपथ दिलाई जाती है राज्यपाल के द्वारा। क्लियर? कंफ्यूजन मत करना। देखो, त्यागपत्र क्या है? या तो जो इनकी न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु थी वो पहले 60 ईयर हुआ करती थी, फिर उसको एक्सटेंड करके 62 कर दिया गया। तो जब उन्हें त्यागपत्र देना होता है तो वो जिसने अपॉइंट किया यानी कि राष्ट्रपति ने, उनको ही अपना त्यागपत्र देंगे। चलो, एक आपका आर्टिकल आया है 16(2) किससे संबंधित है? तो सार्वजनिक रोजगार में भेदभाव के खिलाफ प्रावधान है, जैसे कि किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या निवास के आधार पर रोजगार से आप वंचित नहीं कर सकते हो। एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न और था कि 15(2) मैंने दोनों ही मेंशन कर दिए, दिक्कत वाली बात नहीं, कोई एक आया होगा और दूसरा तैयार कर लेना। तो सार्वजनिक स्थानों पर जाने और उनका इस्तेमाल करने से, उनका इस्तेमाल कैसे करना, रिलेटेड चीज़ें आपको जो है मिल जाएंगी आर्टिकल 15(2) में। सिक्किम को राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? 36वां संविधान संशोधन हुआ था भैया जी। कब हुआ था? 1975 में। और इसी के साथ सिक्किम जो बना था हमारा राज्य कौन से नंबर का? 22वां। ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, यहाँ पर नोट डाउन कर लेना। यहाँ पर बहुत सही नहीं लिख पा रहा है मेरे से। 22nd स्टेट बन गया था इसी के साथ। आगे चलते हैं। 31 दिसंबर 2024 तक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या जो है आपकी वो है 1,57,706। क्लियर? नेक्स्ट है आपकी बाबा श्यामल की मृत्यु किस क्रांति में हुई? 1857 की क्रांति में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका पूरा नाम बाबा श्यामल सिंह तोमर था। आगे चलते हैं। मालाबार तट कहाँ से कहाँ तक है? तो गोवा से दक्षिण से कन्याकुमारी तक है। इसके अलावा आपको अगर ये ऑप्शन नहीं मिला होगा तो मिला होगा मालाबार तट किन राज्यों के बीच स्थित है? तो केरल और कर्नाटक के मध्य स्थित है। फिर चलते हैं, किस में से एक निजी क्षेत्र पूछा गया था आपसे कि निजी क्षेत्र का बंदरगाह कौन सा है? जो हमारा निजी क्षेत्र का बंदरगाह है वो है पीपावाव। और इन दोनों में क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। निजी क्षेत्र का बंदरगाह पूछा गया था, ये सबसे बड़ा, अगर सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा गया तो आपका हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। 1857 विद्रोह के प्रमुख कारण, देखो सैन्य विद्रोह हुआ था, मंगल पांडे जी के द्वारा किया गया था। यहाँ तक पता होगा क्यों किया गया था, क्योंकि वहाँ जो सैनिकों को कारतूस दिए गए थे उन्होंने वो इस्तेमाल करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वो चर्बी युक्त कारतूस थे, जिसका विद्रोह करने पर उन्होंने अपने जो ऊपर अफसर थे उनके ऊपर गोलियां चला दी थी। इस विरोध में आपका ये हुआ था। इसके अलावा कुछ और राजनीतिक, सामाजिक दबाव और धार्मिक कारण भी थे। चलिए, पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार पूछा गया था कक्ष के रट से लेकर कन्याकुमारी तक। अगर ये ऑप्शन में नहीं था तो बच्चे ये दिया होगा, पश्चिमी घाट किस जगह से किस जगह तक फैला हुआ है? तो उत्तर में गुजरात से लेकर दक्षिण में केरल तक। चलो भाई, ट्रेन की आवाज़ सुनाई दे रही है, गाँव में यही आराम है। चलो, अवॉइड करना, थोड़ा पीछ छुक छुक आ रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बना था भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IAAI की स्थापना पूछी गई थी 27 अक्टूबर 1986 को हुई थी। कहाँ? यूपी। हेडक्वार्टर आपका हो जाएगा नोएडा। अच्छी हैंड राइटिंग में लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था स्मार्ट नदी प्रयोगशाला की स्थापना किसके बीच हुई? देखो ये जो स्थापना हुई है, समझौता हुआ, ये भारत और डेनमार्क के बीच में हुआ, जहाँ पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट लैब यानी कि SLCR बनाने की घोषणा की गई। और ये जो बनेगी लैब, ये बनेगी आपकी वाराणसी में। और आपका यही पूछा गया था कि किस स्थान पर ये लैब बनेगी, तो आपका आंसर हो जाएगा वाराणसी। राखीगढ़ी कहाँ स्थित है पूछा गया था। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है आपका राखीगढ़ी। आगे चलते हैं। विक्रम मिश्री के बारे में पूछा गया था और शायद क्वेश्चन उल्टा पुल्टा हो गया, शायद आपका विदेश सचिव के नाम से पूछा गया था और आपको ऑप्शन मार्क करना था विक्रम मिश्री, पर कोई बात नहीं, क्वेश्चन हमने उल्टा पुल्टा फ्रेम कर दिया है। तो 35वें विदेश सचिव बने हैं। कूलाम प्रति सेकंड किसके इक्वल होगा? 1 एम्पियर की वैल्यू हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना से भारतीयों का अंग्रेजों के प्रति मोह भंग हो गया था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के तहत आपका हुआ था, जब भारतीयों थोड़ा सा अंग्रेजों का विरोध किया था। दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद वैदिक स्कूल की बात हुई है। देखो DAV स्कूल कहाँ खुले थे? लाहौर में बनवाया गया था। कब? इन 1886 में पहला DAV स्कूल खोला गया था। एक आपका क्वेश्चन करुणा बैंक से रिलेटेड आया था, करंट अफेयर का था, हमें क्वेश्चन नहीं पता है। हरित क्रांति का सबसे सकारात्मक प्रभाव जो है किस राज्य पर पड़ा था? पंजाब पर पड़ा था। आर्टिकल 39 किससे रिलेटेड है? आपका DPSP से रिलेटेड हो जाएगा। रेपो रेट पूछी गई थी 6.25। देखो यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूज़न है। रेपो रेट अगर 2025 की पूछी गई तब तो 6.25 सही है, लेकिन अगर आपसे 2024 की रेपो रेट पूछी गई तो पिछले 3 साल से 6.50 चल रही, 0.25 की कटौती हुई है इस बार 2025 में। एक क्वेश्चन आपसे भगत सिंह के बारे में पूछा था, अभी हमें पता नहीं है क्या क्वेश्चन पूछा था, शायद उनकी डेथ पूछी थी, फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो देखो भगत सिंह के साथ सुखदेव और राजगुरु को भी मौत की सज़ा सुनाई गई थी। डेट लिखो, आप लिख लो 7 अक्टूबर 1930 को सज़ा सुनाई गई थी और फांसी उनको अलग डेट पे दी गई थी, जो डेट थी 23 मार्च 1931 में। क्यों? इन्होंने जॉन सैंडर्स की हत्या की थी, इसकी वजह से इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। और जो इनका जो दिवस मनाया गया जिस दिन इनको फांसी दी गई, वो आपका शहीद दिवस कहलाया। आगे चलते। इसके अलावा इनका नारा जो था फेमस पूछ लिया था, इनकलाब जिंदाबाद आपका भगत सिंह के द्वारा नारा दिया गया था। भगत सिंह को एक और क्वेश्चन बनता है कि किस षड्यंत्र के लिए मौत की सज़ा सुनाई गई थी? तो आपका लाहौर षड्यंत्र केस हो जाएगा, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस हो जाएगा, जिसके लिए इनको मौत की सज़ा सुनाई गई थी। एक घटना और है इनकी, जहां इन्होंने नई दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा के अंदर बॉम्ब फेंके गए थे, तो वो 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। भगत सिंह ने स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त के साथ नई दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा के अंदर बॉम्ब फेंके थे। और ये क्वेश्चन आपसे इस बार आया था कि किसके साथ कहाँ पर बॉम्ब फेंके थे, जहाँ फेंके थे उसका वो पूछा था कि कहाँ इस्टेब्लिश थी, तो वो न्यू दिल्ली आपका आंसर था। प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, क्योंकि मैं लिख नहीं पा रही, इसलिए आपसे उम्मीद करती हूँ आप लिख रहे होंगे। रेगुलेटर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, देखो ये पूछा गया है, इंग्लिश में मैंने मेंशन कर दिया, आपसे पूछा गया था मॉनेटरी पॉलिसी को कौन रेगुलेट करता है? तो जो मॉनेटरी पॉलिसी वो हमारा RBI रेगुलेट करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी की स्थापना है आपकी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और आपका HQ हो जाएगा महाराष्ट्र। क्लियर? चलो, भारत के केंद्रीय, अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमने एडिट नहीं कर पाया सही से। भारत के केंद्रीय गृह मंत्री पूछे गए थे अमित शाह, लेकिन डाउट है थोड़ा सा, शायद ये नहीं पूछे गए हों, इसकी जगह आपका विदेश सचिव भी पूछे गए थे, पर मैंने मेंशन कर दिया है आपको। 2024 में रेल बजट किसके द्वारा पेश किया गया? केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। किसने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर वर्चुअली लॉन्च किए? क्वेश्चन आपका सीरियल में भी आया था 2024 में। पहले का क्वेश्चन है नरेंद्र मोदी ने, किस सेक्टर में? डिफेंस सेक्टर में। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपका आया था डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी से। पहले भी हमने आपको बताया कि प्रच्छन्न बेरोजगारी वह सिचुएशन है जहां पर लोग काम तो करते हैं, लेकिन उनके काम का तरीका यानी कि जो प्रोडक्शन होगा वो हो जाएगा आपका ज़ीरो। ऑल्सो कॉल्ड छिपी हुई बेरोजगारी, है ना, कॉमन प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, भारत की अर्थव्यवस्था 1947 के आधार पर किस पर निर्भर था? देखो जब स्वतंत्रता था तो सबसे अच्छा सेक्टर माना जाता था कृषि का। एक क्वेश्चन आपसे शिफ्ट 2 में बना था कि कितना परसेंट लगभग कृषि का GDP था, तो अप टू 52% GDP वहाँ पर कृषि क्षेत्र से मिलती थी। तो यहाँ पर जो था आंसर
स्वतंत्रता के टाइम पे 1947 के तहत हमारा कृषि क्षेत्र था। भारत में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती? बहुत सारी नदियाँ गिरती, लेकिन जो ऑप्शन था वो गोदावरी था। इसके अलावा जो आपको ऑप्शन मिलेगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पद्मा, हुगली, यमुना और मेघना। ऑप्शन में आपका गोदावरी ही था। चलो, मीराबाई किसकी शिष्या थी? संत रैदास। ये आपसे पूछ लिया होगा मीराबाई के गुरु कौन थे। थोड़ा सा लैंग्वेज फ्रेमिंग देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक ही चीज़ है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का स्लोगन पूछा गया था। संकल्प से शिखर तक आपका स्लोगन हो जाता है। ठीक है, चलो। दल बदल विरोधी कानून कौन सी अनुसूची में? तो हमने शायद शिफ्ट 1 में ही बताया था, आपकी 10वीं अनुसूची में है। किस संशोधन के जरिए जोड़ा गया था? तो 52वां संशोधन जो था उसके तहत जोड़ा गया था। कब? 1985 में। पहले भी बताया था आपको। चलिए, तो ये शिफ्ट हमारी यहाँ पर फिनिश होती है। थोड़ा सा नोट डाउन नहीं कर सकते, डिवाइसेस हमारे पास एसेसरीज अवेलेबल नहीं है, तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठो, बहुत जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको नोट डाउन करो। 4 मार्च शिफ्ट 1 कुछ ही देर में अपलोड करने की कोशिश करते हैं। चलिए, हमने आपको 2 और 3 के जितने पॉसिबल क्वेश्चन थे करवा दिए। एक्सप्लेनेशन उतना अच्छा लिख के नहीं बता पाए हैं, बट कोई बात नहीं, इन वीडियोज़ को वापस से हम रिकॉल कर देंगे कुछ टाइम के बाद, आफ्टर 8 या 9 में, तो आप दोबारा से वहाँ से एक्सप्लेनेशन PDF के साथ आपको मिल जाएगा। चलिए, वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। 4 मार्च शिफ्ट 1 की वीडियो के लिए साथ में बने रहिएगा।